नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 को लॉन्च किया गया था, तो उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब 10 वर्ष में सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो जो व्यवस्थाओं को, जिन जिन नीतियों को लागू किया गया था, उनके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था वह सरकार पुनः सत्ता में आई है अपने तीसरे कार्यकाल के लिए, तो यह जानना जो बहुत जरूरी हो जाता है। आज के हम इस पूरे कार्यक्रम में, अपने इस पूरे वीडियो सेशन में यह जानने और समझने का भरपूर प्रयास करेंगे कि मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो गए हैं, तो भारत को कौन कौन सी उपलब्धियां मिली या यह केवल कार्यक्रम भारत को निराशा ही पहुंचाया। लेकिन इस पूरे वीडियो सेशन को समझने के पहले हम आपसे यह चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं और इसकी रूपरेखा को समझते हुए हम पूरे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मेक इन इंडिया कैसा रहा 10 वर्ष का सफर। मेक इन इंडिया एक दशक मतलब 10 वर्ष का सफर। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे खबर क्या है, खबर के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है, मेक इन इंडिया पहल क्या है, इसके प्रमुख पिलर्स क्या है, मेन पिलर्स क्या है, प्रमुख स्तंभ क्या है, प्रमुख स्टेप्स क्या लिए गए, प्रमुख कदम क्या थे, उनके बारे में बात करेंगे, अचीवमेंट की बात करेंगे, उपलब्धियों की बात करेंगे और मेक इन इंडिया एक विश्लेषण पर हम नजर दौड़ाएंगे और अपने इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। आइए खबर को जानते हैं। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था, जो एक पहल थी। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वह 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहल की क्या है मेक इन इंडिया पहल, क्यों चर्चा में है, तो हमने जाना कि 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी और 25 सितंबर 2024 को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो मेक इन इंडिया जो पहल थी वह निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट को हम कैसे सुविधापूर्वक लॉन्च करें, उसको बनाने के लिए किया गया। नवाचार, इनोवेशन, नवाचार को बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक संपदा समझते हैं क्या होता है? बौद्धिक संपदा मतलब बिना स्किल को ग्रहण किए हुए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी के घर में उसके बाबा भी कालीन बनाए हैं, उसके पिताजी भी कालीन बनाए हैं, तो लड़का बिना कालीन बनाने की कला को सीखे हुए भी वह सीखे गए व्यक्तियों से अधिक निपुणता से कालीन को बना लेगा, उसको बुन लेगा। अगर वही हम काश्तकारी प्रथा की बात करें, लकड़ी के सामान बनाने की बात करें, तो उस परिवार का जन्मा लड़का भी जो सीखे हुए दूसरे परिवार के बच्चों से ज्यादा बढ़िया वो काठ के खिलौने, काठ से बने हुए सामग्रियों को बना सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा कहते हैं। तो बौद्धिक संपदा की रक्षा करने के लिए मेक इन इंडिया जैसे पहल का प्रारंभ किया गया था। सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण, बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु इसका यह पहल जो किया गया था उसमें मेन ये पिलर्स थे। अब उद्देश्य की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12 से 14% तक बढ़ाना था और 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों को सृजित करना था। मेक इन इंडिया के पहल के तहत 2025 तक अर्थात मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के बाद भारत में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों को सृजित करना इसका एक लक्ष्य रखा गया था। 2025 तक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 25% तक बढ़ाना भी इसका लक्ष्य था। अब आइए इसके प्रमुख स्तंभ पर हम बात करते हैं। नई प्रक्रियाएं, नया सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहा है, तो व्यापार करने में आसानी पर बल दिया गया। ऐसा नहीं है कि व्यापार करने जाएंगे और तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो आप व्यापार नहीं करेंगे। बुलाया गया कि आइए आप व्यापार करिए, आपको आसानी होगी, अर्थात व्यापार करने में ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। इस पर भी बल दिया गया। जो स्टार्टअप्स और स्थापित उद्योगों के लिए कारोबारी माहौल में सुधार किया गया, नया बुनियादी ढांचा डेवलप किया गया, विश्व स्तरीय औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों पर ध्यान दिया गया। स्टार्टअप्स मतलब समझ रहे हैं, आप अपना छोटा रोजगार कर लीजिए, मतलब आप पत्तल बना लीजिए, आप दुकान खोल लीजिए, आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए, एक नया स्टार्टअप डेवलप करिए जिससे आप खुद तो रोजगार पा ही सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। स्मार्ट शहरों के विकास पर ध्यान दिया गया। आपने देखा भारत में कितने स्मार्ट शहरों का विकास हुआ है।
नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण प्रक्रियाएं आसान की गई। पंजीकरण की जो प्रक्रियाएं थी, नवाचार कंपनी है, आपको खोलना है, कुछ स्टार्टअप करना है, तो जो उसका रजिस्ट्रेशन था, पंजीकरण था, उसको बिल्कुल आसान बना दिया गया ताकि लोग आए, निवेश करें और काम करें और भारत 2025 तक जीडीपी में 25% इन्हीं क्षेत्र से अपना योगदान दे। बौद्धिक संपदा आईपीआर को मजबूत किया गया। नए क्षेत्र जैसे रक्षा, डिफेंस की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, बीमा की बात हो, चिकित्सा उपकरण की बात हो, निर्माण और रेलवे जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए गए कि आप आइए। एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, आप सीधे आइए और हमारे यहाँ रक्षा के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आदि ऐसे क्षेत्र हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करिए ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था हो वह बूम कर जाए। मानसिकता, अब नई मेंटालिटी डेवलप की गई क्या कि सरकार ने खुद को नियम बनाने वालों से सहयोग देने वाले के रूप में बदला। अब सरकार नियम बनाने वाली नहीं होगी, सरकार सहयोग देने वाली, मतलब जो आज तक नियम बनाते थे, कानून बनाते थे, अब सरकार का वह ढांचा नहीं होगा, सरकार का वह स्वरूप नहीं होगा, अब सरकार का बदला बदला स्वरूप होगा। नियम बनाने वालों से सहयोग देने वालों के रूप में इसकी चेंजिंग हो जाती है। आगे उद्योगों के साथ मिलकर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदारी की गई और मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार किया गया। भारत को वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख प्लेयर के रूप में इसको बनाना था, प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत को मुख्य पटल पर लाना था, वैश्विक पटल पर लाना था, इसका यही पूरा उद्देश्य था। अब प्रमुख कदम क्या उठाए गए? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं बनाई गई, पीएम गतिशक्ति लॉन्च किया गया, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप किया गया, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को इंप्लीमेंट किया गया, औद्योगिकरण और शहरीकरण की बात की गई, स्टार्टअप इंडिया को लाया गया, कर सुधार किया गया, कर सुधार के तहत जीएसटी को लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया, जो वैट का स्थान ली। तो इतने सुधार किए गए, प्रमुख कदम उठाए गए कि हमारे यहाँ लोग आए, काम करें, विनिर्माण करें, इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो या वहाँ के लोग स्टार्टअप के तहत ऐसा कार्य करें ताकि विनिर्माण के क्षेत्र में हमारी विकास हो 12% से बढ़कर 14% हो जाए। लेकिन इंडिया जो पहल था उसकी कुछ उपलब्धियां भी थी। उपलब्धियों के तौर पर हम अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं, टीकाकरण की बात करते हैं, तो कोविड-19 के दौर में टीकों की वैश्विक आपूर्ति में भारत अग्रणी था। 60% टीकों की आपूर्ति भारत ही किया था। वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई गई, स्वदेशी अर्ध उच्च गति वाली ये रेलगाड़ियां हैं। आप ही देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन का कितना क्रेज है, उसमें बैठने का अपना सपना। मतलब आप हवाई जहाज में बैठे या वंदे भारत ट्रेन में बैठे, दोनों में एक ही बात है, वैसी ही लगती है। अब फर्क इतना है कि हवाई जहाज आसमान में उड़ता है और वंदे भारत जमीन पर चलती है। रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाज के जैसा ही किराया है, सुविधाएं भले हो या ना हो वह गैर, लेकिन देखने में खूबसूरत है। बैठिए, यात्रा करिए, यात्रा का आनंद लीजिए। तो वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं, स्वदेशी अर्ध उच्च गति वाली रेलगाड़ियां हैं। रक्षा उत्पादन में आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो जो 5 ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 में, वित्तीय वर्ष 2023 में $155 बिलियन मोबाइल फोन का 43% योगदान, भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता हुआ। अगर रक्षा में बात करें तो मेड इन बिहार जूते रूसी सेना में शामिल किए गए। रक्षा के क्षेत्र में जो सैनिकों के द्वारा जूते पहने जाते हैं वो मेड इन बिहार थे, जो रूसी सेना में शामिल किए गए। विलो बिल्ले अमूल हुआ। वस्त्र उद्योग की बात करें तो 14.5 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ। खिलौना उत्पादन करें तो प्रतिवर्ष 400 मिलियन खिलौने, हर सेकंड 10 नए खिलौने विकसित किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसका अपना अपना रोल भी है। वर्षों के सफर का एक विश्लेषण करते हैं तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी NAS के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक सकल मूल्य वर्धन वृद्धि दर में वृद्धि हुई है। 2001 से 12 के दौरान 8.1% से बढ़कर 2012 से 2023 के दौरान घटकर -5.5% हो गई है। अब आइए, पिछले 3 दशकों में इस क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी 15% से 17% पर ही स्थिर रही है। हालांकि नवीनतम जीडीपी श्रृंखला से यह थोड़ा सा अधिक है। NSSO मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन है, वो संगठन है, वह विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 2011-12 में 12.6% से 2022-23 में घटकर 11.4 रह गया है। ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। अगर विनिर्माण क्षेत्र के भीतर असंगठित या अनौपचारिक रोजगार अभी भी अधिक, यद्यपि 2015-16 में
38.8 मिलियन से घटकर 2022-23 तक 30.6 मिलियन रह गया है। अगर कार्यबल में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को देखें तो 2018-19 में 44.5% से बढ़कर 2022-23 में 45.8% हो गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, उसकी क्या उपलब्धियां रही, 10 वर्ष में सरकार ने इस पर क्या क्या प्रमुख कदम थे, इसका उद्देश्य क्या था, इसने बहरहाल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता ही हासिल की है। आगे यह कार्यक्रम चलता रहेगा, नए रोजगारों का सृजन होता रहेगा, विनिर्माण क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता रहेगा। जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें भी भारत आगे कदम रख रहा है। भारत में डायरेक्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ भी रहा है। यह पूरा मामला रहा। यह जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि सितंबर 2014 में जब सरकार बनी थी उसके कुछ ही महीनों बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया गया। यह एक पहल थी विनिर्माण क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र को कैसे विकसित करना है, उसको कैसे हम एक जो युवा शक्ति वाला हमारा भारत देश है उसको किस रूप में उसका उपयोग करें ताकि हमारा देश 2047 तक विकसित भारत के रूप में विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में अपने नाम को सूचीबद्ध करा सके। ये रहा हमारा पूरा वीडियो सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं, जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।